कंपोजिशन लेवी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट करते हैं कंपोजिशन लेवी से। अब देखिए जो प्रोविजंस हैं कंपोजिशन लेवी के वो सेक्शन 10 में है। सेक्शन 10 बेसिकली कंपोजिशन लेवी के प्रोविजंस बता रहे हैं। इसमें एक तो है सेक्शन 10(1) जो आप कंपोजिशन टैक्स देंगे, ये एप्लीकेबिलिटी आती है किसके लिए? मैन्युफैक्चरर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए एंड रेस्टोरेंट सर्विस सप्लायर्स के लिए। जो रेस्टोरेंट सर्विस सप्लायर्स हैं, और एक है 10(2)(a). 10(2)(a) के अंदर जो सर्विस सप्लायर्स हैं, उनके लिए क्या आ रही है? एलिजिबिलिटी आ रही है 10(2)(a) में, जो सर्विस सप्लायर्स हैं या फिर मिक्स सप्लायर्स हैं। अब बेसिक चीज़ यहाँ ध्यान में रखनी है, आपका यहाँ पे जो एग्रीगेट टर्नओवर है, अभी आगे डिस्कस करेंगे। जो एग्रीगेट टर्नओवर है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, प्रीसीडिंग जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें 10(1) के लिए या 75 लाख स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में, और सर्विस सप्लायर्स के लिए 50 लाख से एक्सीड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या है एलिजिबल होते हैं कंपोजिशन स्कीम के लिए। अब जो कंपोजिशन सप्लायर है उसको कंपोजिट रेट से टैक्स देना होता है ऑन दी एग्रीगेट टर्नओवर। ठीक है, उसके कंपोजिशन सप्लायर को एक तरह से क्वार्टरली पेमेंट करना है टैक्स का, और ईयरली रिटर्न फाइल करना। नो इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी अवेल्ड बाय हिम। इसको स्टॉक है और आईटीसी के जो डिटेल्स हैं मिलता ही नहीं है, तो वो रिकॉर्ड्स इसको नहीं रखने, सिंप्लीफाइड रिकॉर्ड्स हो गए, सिंप्लीफाइड रिटर्न्स भेजने। और आरसीएम में अगर इसने कोई गुड्स या सर्विसेज अवेल करी है तो उस पे क्या है, इसको नॉर्मल टैक्स पे करना होता है। और जो कंपोजिशन टैक्स है, जो उसका कंपोजिशन टैक्स है, कैन नॉट बी कलेक्टेड फ्रॉम रेसिपिएंट्स। कंपोजिशन टैक्स रेसिपिएंट से कलेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, द कंपोजिशन स्कीम एक ऑप्शनल स्कीम है। आपकी इच्छा है आप ऑप्ट करना चाहें, आपकी इच्छा है आप नॉर्मल स्कीम में रहें, रेगुलर स्कीम में रहें। सो हियर टैक्स पेमेंट अंडर कंपोजिशन स्कीम इज ऑप्शनल। सेक्शन 10 के प्रोविजंस हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इट्स ऑप्शनल स्कीम। एंड जो कंडीशंस को कंप्लाई करेगा ऑप्शन एक्सरसाइज करके, उसके लिए कंपोजिशन स्कीम एलिजिबिलिटी की एम्बिट में आ रही है। अब यहाँ पे देखिए, अ रजिस्टर्ड पर्सन whose aggregate turnover in the preceding financial year, a registered person whose aggregate turnover in the preceding financial year does not exceed 1.5 crores. The registered person जिसका aggregate turnover in the preceding financial year does not exceed what 1.5 crores, ये क्या रहेंगे? एलिजिबल रहेंगे टू ऑप्ट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम। इसमें मैन्युफैक्चरर्स आ रहे हैं, ट्रेडर्स आ रहे हैं, और रेस्टोरेंट सर्विस सप्लायर्स आ रहे हैं। तो रजिस्टर्ड पर्सन whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed 1.5 crores, they will be eligible to opt for payment of tax under composition scheme. However, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 75 लाख है, किन स्टेट्स में हो?
आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में हो, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 75 लाख रुपए से एक्सीड नहीं कर रहा है इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के अंदर, तो भी आप क्या रहोगे, एलिजिबल रहोगे। जबकि असम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर में जो थ्रेशोल्ड है ये है 1.5 करोड़। हाउएवर द एग्रीगेट टर्नओवर जो आपके असम है, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर है, ये 1.5 करोड़ से। सो रजिस्टर्ड पर्सन जिसका एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डिड नॉट एक्सीड 1.5 करोड़, वो एलिजिबल है। ठीक है, अब एग्रीगेट टर्नओवर की कंप्यूटेशन कैसे करते हैं, चाहे वो 10(1) के स्कीम हो या 10(2)(a) की स्कीम हो, दोनों में ही एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब सेक्शन 2(6) के अंदर डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर इट विल इंक्लूड वैल्यू ऑफ ऑल आउटवर्ड सप्लाईज, इंक्लूड कर रही है वैल्यू ऑफ ऑल आउटवर्ड सप्लाईज, चाहे वो टैक्सेबल सप्लाईज हो चाहे वो एग्जेम्प्ट सप्लाई हो। नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी एग्जेम्प्ट सप्लाई में शामिल होती है। ठीक है, एग्जेम्प्ट सप्लाईज हो, एक्सपोर्ट्स हो चाहे इंटरस्टेट सप्लाईज हो, तो यानी वैल्यू ऑफ ऑल आउटवर्ड सप्लाईज, टैक्सेबल सप्लाईज, exempt supplies, exports and interstate supply of person having same PAN, and it is to be computed on what, all India basis. Persons having same PAN to be computed on what, all India basis. यानी अगर आपकी एक B1 ब्रांच है जो राजस्थान में है, B2 ब्रांच है MP में, B3 ब्रांच है यूपी में, इसका यहाँ 40 लाख का टर्नओवर था, यहाँ 80 लाख का था, यहाँ 10 लाख का था, तो एग्रीगेट टर्नओवर आपका क्या हो गया, 130 लाख हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात है कि जहाँ वैल्यू ऑफ ऑल आउटवर्ड सप्लाईज, टैक्सेबल सप्लाई हो गई, एग्जेम्प्ट सप्लाई हो गई, एक्सपोर्ट्स हो गई, इंटरस्टेट सप्लाईज हो गई, ऑफ पर्सन्स हैविंग सेम पैन, इट इज टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस, एंड दीज विल इंक्लूड व्हाट, 1 अप्रैल से लेके अप टू द डेट जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल होगे, वो वाली सप्लाईज भी क्या हो रही है, इंक्लूड हो रही है। यानी वैल्यू ऑफ सप्लाईज मेड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन, वैल्यू ऑफ सप्लाईज मेड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अप टू द डेट व्हेन द पर्सन बिकम्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, वो इंक्लूड हो रहा है। पर इसमें क्या एक्सक्लूड होगा, इनवर्ट सप्लाईज एक्सक्लूड होंगी, इनवर्ट सप्लाई एक्सक्लूड होगी, ऑन विच टैक्स इज पेएबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में है। टैक्स जो है CGST, SGST, UTGST, IGST और सेस का एलिमेंट भी क्या होएगा, एक्सक्लूड किया जाएगा। जो टैक्स का एलिमेंट है वो एक्सक्लूड किया जाएगा। और यहाँ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जो वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विसेज provided by way of extending deposits, loans or advances, insofar as the consideration is represented by way of interest or discount, उसको क्या किया जाएगा, exclude किया जाएगा। तो value of exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans or advances, insofar as consideration is represented by way of discounts और interest, वो exclude किया जा रहा है। तो taxable supply शामिल हो गए, एग्जेम्प्ट सप्लाई हो गई शामिल, पर क्या एक्सक्लूड हो गया, ये वाली सप्लाई क्या है, एक्सक्लूड हो गई, ध्यान रखिएगा। एक्सपोर्ट्स हो गए, इंटरस्टेट सप्लाईज हो गई ऑफ पर्सन्स हैविंग सेम पैन टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। अब देखेंगे, अगर अपन आगे कंडीशंस देखेंगे कि कंपोजिशन इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकता, कंपोजिशन सप्लायर एक्सपोर्ट्स नहीं कर सकता, तो बेसिकली कंडीशंस दे रखी है। ठीक है, तो अब जो प्रीसीडिंग ईयर में हो सकता है उसने एक्सपोर्ट किया हो, प्रीसीडिंग ईयर में हो सकता है उसने इंटरस्टेट सप्लाई की हो। ठीक है, एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन तो पूरी एक्ट के लिए है, इसलिए इस तरह से, तो इस साल वो नहीं करेगा तो वो एलिजिबल है अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 150 लाख या 75 लाख। ठीक है,
जो एग्रीगेट टर्नओवर की कंप्यूटेशन है, ये एलिजिबिलिटी टू पे टैक्स की बात आ रही है। अब आती है, ये अपन ने देख लिया कि जो कंप्यूटेशन है एग्रीगेट टर्नओवर का, वो क्या कहता है कि फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ पर्सन फॉर डिटरमाइनिंग his eligibility to pay tax under this section. For determining his eligibility to pay tax under this section, the expression aggregate turnover shall include what? The value of supplies made from 1st April of the financial year up to the date when such person becomes liable for registration. Aggregate turnover क्या करेगा? Include करेगा value of supplies made by such person from 1st April of financial year 1st April of financial year up to the date when the person becomes say liable for registration. पर इसमें क्या शामिल नहीं है? But it does not include what? The value of exempt supply of services. Value of say exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans or advances. Value of exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans or advances insofar as consideration is represented by way of interest और discount, जो अपन पहले ही ऑलरेडी क्या है डिस्कस कर चुके। उसके अलावा देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है जो स्कीम है द सेम इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द गुड्स, जैसे XYZ एंड कंपनी एक ट्रेडर है, गुड्स X है, गुड्स Y है, गुड्स Z है। अब ये तीनों ही गुड्स के लिए कंपोजिशन स्कीम एप्लीकेबल होगी, पिक एंड चूज नहीं हो सकता कि आप चाहें कि किसी स्कीम के लिए तो क्या ले लें, कंपोजिशन स्कीम ले लें, और किसी स्कीम के लिए आप क्या चाहते हैं कि भाई रेगुलर में चले जाएं, ये ऐसी बात नहीं है। ठीक है, पिक एंड चूज का ऑप्शन क्या है, अवेलेबल नहीं रहेगा। ठीक है, सभी गुड्स के रिलेशन में या तो कंपोजिशन में आओगे या सभी गुड्स के रिलेशन में आप क्या है रेगुलर स्कीम में आओगे। अब किस रेट से कंपोजिशन टैक्स देना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको 0.5% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी CGST का एलिमेंट रहेगा। 0.5% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी SGST का एलिमेंट रहेगा। तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको 0.5% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी CGST का एलिमेंट है, 0.5% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी SGST का एलिमेंट है। और जहाँ पे रेस्टोरेंट सर्विस सप्लायर्स हैं, ठीक है, उनके लिए 2.5% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी CGST का एलिमेंट है, और 2.5% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी क्या है SGST का एलिमेंट है। और जो अदर सप्लायर्स हैं यानी ट्रेडर्स हो गए, इनके लिए 0.5% ऑफ टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज, यहां सिर्फ क्या है टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लिया जाएगा। यहां पे क्या है टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लिया जाएगा, यानी 0.5% ऑफ टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी CGST का एलिमेंट है। एग्जेम्प्ट सप्लाई ट्रेडर्स के लिए इंक्लूड नहीं होगी, एग्जेम्प्ट सप्लाई विल नॉट बी इंक्लूडेड। इन लोगों के लिए क्या है एग्जेम्प्ट सप्लाई इंक्लूड नहीं होगी, यानी 0.5% ऑफ टर्नओवर ऑफ द टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ये CGST का एलिमेंट है। और 0.5% ऑफ टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी SGST का एलिमेंट है। और उसके अलावा जो यहाँ पे टैक्सेबल सप्लाईज ही काउंट हो रही है, एग्जेम्प्ट सप्लाईज काउंट नहीं हो रही। अब चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, चाहे वो रेस्टोरेंट सर्विस सप्लायर हो, या चाहे वो अदर सप्लायर्स हों, ये मिनिमल सर्विसेज भी दे सकते हैं। अदर सर्विसेज कितनी दे सकते हैं, अप टू 10% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन द प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और ₹5 lakhs विच इज हायर। तो अ पर्सन जो कि ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहा है टू पे टैक्स अंडर क्लॉज A, B और C, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, चाहे वो रेस्टोरेंट सर्विस सप्लायर हो, चाहे वो अदर सप्लायर हो, ही मे सप्लाई सर्विसेज, क्या कर सकता है सर्विस सप्लाई कर सकता है अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस, क्योंकि रेस्टोरेंट सर्विस के लिए तो अलग से आ ही रही है। नॉट एक्सीडिंग वॉट 10% ऑफ द टर्नओवर
in the state or union territory, not exceeding 10% of the turnover in the state or union territory in the preceding financial year or 5 lakh rupees, whichever से higher. जो value of exempt supply of service है, which is provided by way of extending deposits, loans or advances, insofar as the same is in consideration, is represented by interest or discount, ये क्या होगा? Shall the same will not be taken into account for determining the value of turnover in the state or union territory. ठीक है. अब टर्नओवर पेमेंट के लिए टर्नओवर की बात करें, हम कह रहे हैं टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, इसकी तो डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 112 में दे रखी है. तो एक तरह से तो पूरी एक्ट के लिए डेफिनेशन है, इसमें इसलिए बोल रखा है कि एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, पर एक्सक्लूड क्या हो गया? एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेएबल बाय अ पर्सन अंडर आरसीएम, क्योंकि उसको अलग से टैक्स देना है इन पे. एग्जेम्प्ट सप्लाई भी आ गई, मेड विद इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी बाय अ टैक्सेबल पर्सन. एक्सपोर्ट्स आ गए ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज और बोथ. इंटर स्टेट सप्लाईज आ गई, पर वो एक्सपोर्ट और इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकता, वो अभी हम आगे कंडीशन पढ़ेंगे, क्योंकि डेफिनेशन तो पूरे एक्ट में लागू हो रही है इसलिए दे रखी है. पर कि जब अपन पेमेंट की हम बात करते हैं तो पेमेंट ऑफ टैक्स की बात करते हैं, तो 1 अप्रैल से लेके अप टू द डेट when person becomes liable for registration, 1 अप्रैल से लेके अप टू द डेट when the person becomes liable for registration, क्या एक्सक्लूड हो रहा है इसमें? 1 अप्रैल से लेके अप टू द डेट when the person becomes liable for registration, ये टर्नओवर एक्सक्लूड हो रहा है. इस समय का टर्नओवर क्या हो रहा है? एक्सक्लूड किया जा रहा है. दैट इज व्हाट इज द सप्लाईज विच इज टू बी एक्सक्लूडेड फॉर डिटरमाइनिंग द टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी फॉर डिटरमाइनिंग द पेमेंट ऑफ टैक्स 1 अप्रैल से लेके अप टू द डेट व्हेन द पर्सन बिकम्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन. एक तो क्या हो रहा है? वो क्या हो रहा है? एक्सक्लूड किया जाएगा. वो क्या किया जा रहा है? एक्सक्लूड किया जा रहा है. एक तो ये हो गया एक्सक्लूड. उसके अलावा जो एग्जेम्प्ट सप्लाई है ऑफ सर्विसेज provided by way of extending deposits, loans or advances. Exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans or advances, insofar as the consideration is what? Represented by way of interest or discount, वो exclude हो जाएगा. That is what? For the purpose of determining the tax payable by a person under this section, turnover in the state or union territory, turnover in state or turnover in say union territory, the same will not include what? Supplies made from first day of financial year up to the date when the person becomes liable for registration, और exempt supply शामिल नहीं हो रही. जैसे सपोज कीजिए मिस्टर एक्स है, ट्रेडर है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल को, राजस्थान के अंदर इंट्रास्टेट सप्लाई कर रहा है, ट्रेड कर रहा है. 1 अप्रैल से 30 जून तक उसमें 40 लाख का टर्नओवर अचीव किया. अब इसको रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराना है, थ्रेशोल्ड लिमिट है, तो यहाँ तो कोई टैक्स पे करेगा नहीं. उसके बाद उसने अगले आए 110 लाख रुपए की क्लियरेंसेस पे उसको क्या देना पड़ेगा? कंपोजिशन रेट से टैक्स देना होगा, यानी 1% की रेट से टैक्स देना होगा. उसके ऊपर जाता है तो नॉर्मल टैक्स क्या है? अप्लाई होगा. अगर इसने कोई इसमें एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विसेज दी है प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स, लोन्स और एडवांसेस, insofar as the consideration is represented by way of interest or discount, तो वो क्या है? काउंट नहीं किया जाएगा. अब कौन कौन से पर्सन्स हैं, कौन कौन से पर्सन्स हैं who are not eligible to opt for composition scheme? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 10(2) में दे रखा है, जो पर्सन्स who are not eligible to opt for composition scheme. एक तो क्या हो गई? सप्लायर ऑफ सर्विसेज अदर देन मेंशन इन पॉइंट नंबर 4 अबव, यानी एक तो रेस्टोरेंट सर्विस सप्लायर हो सकते हैं, या आप क्या है सर्विसेज दे सकते हो, मिनिमल सर्विसेज 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख रुपीज विच इज हायर. ये तो दे ही सकता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, चाहे वो रेस्टोरेंट सर्विस सप्लायर हो, चाहे वो ट्रेडर हो, अदर सर्विसेज. उनके अलावा
अगर कोई एक्सक्लूसिव सर्विस सप्लायर है तो उनके लिए 10(2)(a है, उनके लिए 10(2)(a है। उसके अलावा सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच आर नॉट टैक्सेबल अंडर द CGST एक्ट, SGST एक्ट, UTGST एक्ट। यानी अगर आप एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन सप्लाई कर रहे हो या पेट्रोलियम प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हो, आप एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन सप्लाई कर रहे हो या पेट्रोलियम प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हो, तो आप क्या है, एलिजिबल नहीं होगे। दैट इज सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच आर नॉट टैक्सेबल अंडर द CGST एक्ट, SGST एक्ट और UTGST एक्ट। सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज नॉट टैक्सेबल, तो ठीक है, फिर आप एलिजिबल नहीं होगे अगर आपने ये गुड्स या सर्विसेज दी है, या आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो गुड्स या सर्विसेज की। तो कंपोजिशन सप्लायर जो है कैन मेक इंटर स्टेट परचेजेस। कंपोजिशन सप्लायर इंटर स्टेट परचेजेस कर सकता है, बट कैन नॉट इफेक्ट इंटर स्टेट सप्लाई। वो इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकता, यानी इंटर स्टेट सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज वो इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकता। अगर किसी व्यक्ति ने गुड्स या सर्विसेज, अगर किसी व्यक्ति ने गुड्स या सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से सप्लाई की है, who is required to collect tax at source under section 52. The person supplying goods or services through a ECO, person supplying goods or services through a ECO who is required to collect tax at source under section 52. फिर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं ऑफ सर्टेन नोटिफाइड, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं ऑफ सर्टेन नोटिफाइड गुड्स, उसमें आइसक्रीम है एंड अदर एडिबल आइस वेदर और नॉट कंटेनिंग कोकोआ, पान मसाला है, एरेटेड वाटर है, टबैको एंड अदर मैन्युफैक्चर टबैको सब्सटीट्यूट्स है। तो यानी जो मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सर्टेन नोटिफाइड गुड्स हो गए, कौन हो गए, आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस वेदर और नॉट कंटेनिंग कोकोआ, पान मसाला हो गया, एरेटेड वाटर हो गया, टबैको एंड मैन्युफैक्चर टबैको सब्सटीट्यूट्स हो गए। तो ये जो मैन्युफैक्चरर्स हैं ये कंपोजिशन स्कीम का ऑप्शन ऑप्ट नहीं कर सकते। इसी हिसाब से जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन्स हैं और जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन्स हैं, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन हो गया, जैसे मैं राजस्थान के अंदर हूँ और कोई ट्रेड शो दिल्ली के अंदर हो रहा है, तो वहाँ मैं जाके उस ट्रेड शो में पार्टिसिपेट करना चाह रहा हूँ, एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना चाह रहा हूँ, तो दिल्ली के लिए मैं क्या कहलाया जाऊँगा, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कहलाया जाऊँगा। नॉन रेजिडेंट जिनको विदेश में है और वो इंडिया में आके ओकेजनली माल दे रहे हैं, तो फिर क्या है, वो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है जिनका कोई यहाँ फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। तो ये कहने का मतलब क्या है कि कौन कौन से पर्सन एलिजिबल नहीं हो गए, एक्सक्लूसिवली जो सर्विस सप्लाई कर रहे हैं अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज, या फिर सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच आर नॉट टैक्सेबल अंडर द CGST एक्ट, SGST एक्ट, UTGST एक्ट। इंटर स्टेट सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज एलिजिबल नहीं है। ई कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से अगर आप सप्लाई कर रहे हो हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स, वो एलिजिबल नहीं है। उसके अलावा मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सर्टेन नोटिफाइड गुड्स, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन एलिजिबल नहीं है। ठीक है, नोटिफाइड गुड्स में आइसक्रीम आ गया, पान मसाला आ गया, एरेटेड वाटर्स आ गए एंड ऑल गुड्स दैट इज टबैको एंड मैन्युफैक्चर्ड टबैको सब्सटीट्यूट्स। अब ये जो कंपोजिशन स्कीम है, द सेम इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द ट्रांजेक्शन्स ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन विद सेम पैन। अगर एक यूनिट में आप नॉर्मल स्कीम में जाते हैं तो फिर सभी यूनिट्स इनएलिजिबल हो जाएंगी, किसके लिए, कंपोजिशन स्कीम के लिए। एक यूनिट में अगर अपन नॉर्मल स्कीम में चले गए तो सभी यूनिट्स क्या हो जाएंगी, इनएलिजिबल हो जाएंगी, किसके लिए, कंपोजिशन स्कीम के लिए। सो ऑल रजिस्टर्ड पर्सन्स having the same permanent account number have to opt for composition scheme. If one registered person opts for normal scheme, other becomes say ineligible for composition scheme. फिर ऑप्शन लेफ्ट हो जाएगा if the aggregate turnover exceeds say 1.5 crores or 75 lakhs. So the benefit of composition scheme, the benefit of composition scheme can be availed up to aggregate turnover of 1.5 crore or 75 lakhs in the current financial year. जैसे ही अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस होएगा 1.5 करोड़ या 75 लाख, जैसा भी केस है, आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, आप नॉर्मल स्कीम में पहुंच जाएंगे।
कंपोजिशन के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। फिर उस दिन आपको नॉर्मल रेट से टैक्स देना है, रेगुलर स्कीम में आ गए एक तरह से आप, और यू विल बी एंटाइटल टू टेक द क्रेडिट। आईटीसी आप ले पाओगे इनपुट्स का, इनपुट जो सेमी फिनिश गुड्स में है या फिनिश गुड्स में है, और कैपिटल गुड्स का रिड्यूस बेसिस पे आपको आईटीसी मिल जाएगा। जो स्टॉक में पड़े हुए हैं उसका आपको आईटीसी मिल जाएगा। अब देखिए जो कंपोजिशन टैक्स है, द सेम कैन नॉट बी कलेक्टेड फ्रॉम द रेसिपिएंट्स। तो जो कंपोजिशन सप्लायर है कैन नॉट इशू बिल ऑफ सप्लाई, सॉरी टैक्स इनवॉइस, कैन नॉट इशू टैक्स इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस जारी नहीं कर सकता, एंड will be required to issue bill of supply. He cannot avail input tax credit. ITC वो avail नहीं कर सकता है। A taxable person to whom the provisions of composition scheme apply shall not be entitled to say any input tax credit. वो ITC अवेल नहीं कर सकता है। ठीक है, जो कंपोजिशन ऑफ स्कीम का अगर आपने ऑप्शन लिया, इफ द प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि भाई यू आर नॉट एलिजिबल, स्टिल ऑप्टेड, तो आप वो आपको शो कॉज नोटिस जारी करेगा 73 के अंदर या 74 के अंदर, या कि आगे अपन पढ़ेंगे 73 और 74 में शो कॉज नोटिस के प्रोविजंस है, और ही एडजुडिकेशन होगा मामले का। फिर आप टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी के लिए क्या हो जाओगे, लायबल हो जाओगे, अगर आप एलिजिबल नहीं थे और आपने ऑप्ट कर लिया है। तो इफ द प्रॉपर ऑफिसर हैज अ रीजन टू बिलीव दैट अ टैक्सेबल पर्सन हैज पेड टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम डिस्पाइट नॉट बीइंग एलिजिबल, such person shall in addition to tax that may be payable by him under any provisions of this act be liable to penalty, and the provisions of 73 and 74 shall be applicable for determination of tax and penalty. ठीक है, 73 और 74 के फिर क्या है, प्रोविजंस अप्लाई हो जाएंगे। देन द कंपोजिशन स्कीम, जो ये कंपोजिशन स्कीम है, विल नॉट बी एप्लीकेबल वेयर टैक्स इज पेएबल अंडर से रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, अगर टैक्स रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत पेएबल है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत टैक्स पेएबल है, तो आपको पूरा टैक्स देना होगा, उसमें आप क्या है, कंपोजिशन टैक्स का बेनिफिट नहीं ले सकते। और जो कस्टमर है ही विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू टेक द क्रेडिट ऑफ द कंपोजिशन टैक्स, कंपोजिशन टैक्स का क्रेडिट एलिजिबल नहीं है। तो ये अभी अपन ने कंपोजिशन स्कीम के प्रोविजंस डिस्कस किए हैं सेक्शन 10(1) के, उसके इलस्ट्रेशंस आगे हम डिस्कस करेंगे।